YouTube channel. Let's explore history. Today we continue our chapter number 7 of class 12 history, that is an imperial capital Vijayanagar. This is part 3. I hope आपने part 1 and 2 देख लिया होगा, otherwise you will check it in the I button. Okay, अभी तक हमने अपने विजयनगर एम्पायर को देखा फाइनली किस तरीके से वो इमर्ज हुआ, कैसे सेटअप हुआ एम्पायर, उसकी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कैसे उसका डिक्लाइन हुआ. अब यहाँ हम थोड़ा सा मैप वर्क में समझ लेते हैं, बिकॉज जब तक हम मैप नहीं करेंगे हिस्ट्री में थोड़ा सा और लगेगा हमें, तब तक हमें सारी पोजीशन उसकी लोकेशन ना पता हो तब तक मजा नहीं आता. ऑलराइट, ओके, विद दिस वी स्टार्ट टॉपिक. सो अभी मैं ये नया सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप में बताती हूँ. सी, दिस इज आवर विजयनगर एम्पायर, पूरा एरिया. ऑलराइट, एंड जिस टाइम पे हमारा यहाँ विजयनगर था, विजयनगर एम्पायर, तो यहाँ पे नॉर्थ में कौन था? सो यहाँ नॉर्थ में हमारी दिल्ली सल्तनत थी. ऑलराइट, दिल्ली सल्तनत में आप सब जानते हैं जैसे कि लोधी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी, पूरी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एंड ऑल. ठीक है, तो जितनी भी ये दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज थी वो यहाँ पर रूल कर रही थी. ऑलराइट, ये हमारी हो गई दिल्ली सल्तनत. लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं छोड़ा है हमने, यहाँ पर कौन था? यहाँ पे राजपूत थे. ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के अंडर नहीं था, यहाँ पे राजपूत किंगडम्स थे, वो यहाँ रूल ओवर करते थे. तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में पूरी हिस्ट्री है एक हमारी, उसमें जब तुगलक एम्पायर के एक किंग मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तो उनके जो कहना चाहिए मिनिस्टर थे बैरम शाह, तो उन्होंने उनसे थोड़ी सी रिवोल्ट कहना चाहिए, रिबेल कर दिया था उनके खिलाफ, रिबेलियस, जैसे हमने विजयनगर एम्पायर में देखा. तो उसी की वजह से उन्होंने दिल्ली सल्तनत को छोड़ के, अपने किंग को छोड़ के, तुगलक एम्पायर को, तुगलक डायनेस्टी को छोड़ के एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूल बना दिया था. सो यहाँ इंडिपेंडेंट स्टेट बना के मुस्लिम ने वो रूल खुद कर रहे थे बैरम शाह. तो यहाँ से हम कहना चाहिए जो आज हम अपने विजयनगर एम्पायर में पढ़ रहे हैं कि सुल्तान के साथ जो विजयनगर रूलर्स की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है ना, जैसे अभी हमने विजयनगर एम्पायर में देखा था कि दिल्ली सल्तनत एंड या फिर सुल्तान जो थे डेक्कन के एंड विजयनगर रूलर में थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा सा हॉस्टेज हो गया था. एंड देन बैटल भी हुई थी हमारी, बैटल ऑफ टालीकोटा, तो वो इसी से हुई थी. यहाँ पर जो इन्होंने इंडिपेंडेंट रूल अपना सेटअप किया वो फर्दर आगे बढ़ के 4 डिफरेंट स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गया, जिनमें से आज हमें पता भी है एक डेक्कन के सुल्तान थे, देन गोलकोंडा थे, देन बीजापुर के रूलर्स थे, अहमदनगर. तो ये जो नए अब निकल के आए थे किंगडम्स वो यहीं से आए थे. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया तो कि इन लोगों की बैटल क्यों हुई थी. तो इन लोगों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता था हर वक्त के यहाँ पर ऐसी कंडीशन क्यों हुई. यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जब तक थी वो एक पूरी प्रॉपर एम्पायर चल रहा था, उसको इतना आसान नहीं था छीनना या कहना चाहिए उनसे डिफीट या बैटल करना. लेकिन जब कोई इंडिपेंडेंट एक छोटा सा किंगडम बनाएगा अपना तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. सो मैंने ये आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है. ठीक है, तो अब इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी चीज कहाँ थी एंड क्या क्या हो रहा है. तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रायाज एंड नायक्स. तो रायाज कौन होता है? जैसे कि मैंने बताया, किंग्स को जो रूलर होते हैं विजयनगर को, उन्हें ही रायाज कहा गया था. लेकिन हु वर नायकाज? नायकाज कौन होते थे? जो रायाज के साथ होते. ठीक है, अमंग्स द रायाज वो वहां पर एक मिलिट्री चीफ हुआ करते थे. ठीक है, तो रायाज के साथ, रूलर के साथ, उनके फोर्ट में, उनके पैलेस में जो मिलिट्री चीफ होते थे जिनके अंडर आर्मी होती थी, सपोर्ट होता था उनको. एंड यू नो व्हाट, वो फोर्टिफाइड जो एरिया होता था पूरे किंगडम का उसको भी लुक ओवर करते थे, कंट्रोल करते थे. तो उनको जो चीफ्स होते थे उन्हीं को हम नायक्स कहते हैं. एंड जनरली ये लोग कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे? एंड कन्नड़. ठीक है, तो ये तेलुगु लैंग्वेज बोलते थे एंड कन्नड़. जनरली ये 2 लैंग्वेजेस नायकास यूज करते थे. नाउ काफी सारे नायक्स ऐसे होते थे जो कि अथॉरिटी ऑफ द किंग उसको सबमिट करते थे, उसको मानते थे, बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, यू कैन से. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रिबेल कर देते थे किंग के खिलाफ, या उनके एक्शन को नहीं मानते थे, उनके रूल को, उनके ऑर्डर को नहीं मानते थे एंड उनके खिलाफ रिबेलियस एक्शन कुछ ले लेते थे. जैसे कि हमारे पॉइंट में भी लिखा हुआ है, दे ऑफन रिबेल्ड एंड हैड टू बी सबड्यूड बाय मिलिट्री एक्शन. ठीक है, तो फिर मिलिट्री एक्शन होता था, उससे ये सब कंडीशन थोड़ी सी फिर हैंडल करनी पड़ती थी. ठीक है, तो हमने ये नायक्स के बारे में देख लिया. ना व्हाट वर अमर नायक्स? ना ये अमर नायक क्या होता है? देखो, अमर नायक जो है ये एक सिस्टम है विजयनगर एम्पायर में. ये काफी ज्यादा यू कैन से एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन
ठीक है, इस सिस्टम को कहा गया है ना। अमर नायक से होता क्या था, अभी हमने रायास पढ़े, नायक्स पढ़े, अमर नायक सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि नायक से ऊपर अथॉरिटी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम देखते हैं अमर नायक के बारे में और डीपली। पहले हम थोड़ा सा अमर नायक सिस्टम के बारे में, जब ये अडॉप्ट किया गया होगा, जब ये स्टार्ट किया गया होगा विजयनगर एम्पायर में, तो इसका जो मेन यू कैन से फीचर्स था, यहाँ हम कहें जो इसका आइडिया था वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया था, एकता सिस्टम। आपने ये नाम जरूर सुना होगा। दिल्ली सल्तनत में ये एकता सिस्टम स्टार्ट हुआ था। किंग इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। जब हम दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री पढ़ेंगे सेपरेटली तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो ये एकता सिस्टम से ही इन्होंने ये डिराइव किया था सिस्टम अपना, अमर नायक का सिस्टम। ठीक है, तो अमर नायक क्या था, इसमें मिलिट्री कमांडर थे जिनको टेरिटरी दी जाती थी गवर्न करने के लिए। ठीक है, रायास मतलब रूलर विजयनगर के, उनको टेरिटरीज देते थे ताकि वहां पर रूल कर सके, वहां पर लुक ओवर करें। एंड इनका और भी काम होता था, ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और दूसरे ड्यूज जैसे कि पीसेंट से या क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से, जितने भी उस एरिया में आते थे। ठीक है, जैसे कि हमने विजयनगर का ट्रेड पढ़ा, काफी इम्पोर्टेंट है एंड फेमस भी है। काफी सारे ट्रेड पार्टीज वहां आती थी, ट्रेडर्स, जैसे कि हमने पोर्चुगीज का पढ़ा या अरब से होते थे हमारे ट्रेड। तो इन सब का ये पूरा हिसाब रखते थे, कंट्रोल करते थे, वो पूरे टैक्सेस कलेक्ट करते थे। एंड जो उनको रेवेन्यू मिलता था उसको ये एक तो पर्सनल यूज के लिए, और दूसरा मेंटेनिंग स्टिपुलेट कंटाइनमेंट ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट। मतलब ये है कि जो रेवेन्यू इनको मिला था एक तो पर्सनल यूज के लिए हो गया इनके, ठीक है, अमर नायक सिस्टम के। एंड इनके अंडर भी अथॉरिटीज होती तो उनको भी उनको पे करना होता है सैलरीज वगैरह, जैसे कि आज आपके टाइम में भी ऐसे ही होता है। सेम इनके साथ होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने लिए थोड़ा सा पर्सनल यूज के लिए रोका। एंड देन जितनी भी आर्मी में या जो किंग की फोर्स होती थी उनके हॉर्सेज में, एलिफेंट्स में, उनका पूरी मेंटेनिंग उनकी करने था, मेंटेनेंस प्रॉपर, उनको हाइजीन मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए एंड उनका शेल्टर वगैरह। अगर जो हॉर्स, ऐसा तो यानी बीमार नहीं होते जानवर, बिल्कुल होते हैं, तो उनकी भी देखभाल की जाती थी। एंड उनका अलग अलग अपना प्रोसेस होता था। आज के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन होता था। ठीक है, मतलब ये जो पैसा अपना लगाते थे वो इतना ज्यादा इसीलिए लगाया ताकि उनकी जो फोर्स है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव बन सके, इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स बन सके। क्योंकि आर्मी, हम सब जानते हैं, आर्मी अच्छी होगी किसी किंग की तो उसका किंगडम उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अमर नायक्स जो थे वो ट्रिब्यूट्स भी सेंड करते थे किंग्स को एनुअली और पर्सनली अपील इन रॉयल कोर्ट। ठीक है, तो गिफ्ट्स वगैरह एक्सप्रेस करते थे वो, ताकि उनकी लॉयल्टी किंग को, कि हाँ हम कितने ज्यादा उनकी तरफ अटेंटेड हैं या हम कितने रिस्पेक्ट करते हैं अपने रूलर की, अपने किंग की। ठीक है, तो अमर नायक्स जितने भी थे इनको ये ट्रिब्यूट्स भी करने पड़ते थे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है काफी सारे टाइम में, जैसे कि 17वीं सेंचुरी की अगर हम टाइम की बात करें तो इस टाइम पीरियड में काफी सारे नायक्स जो थे, मेनी ऑफ दीज नायक्स एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारे रिबेल कर देते थे, रिबेलियस एक्शन लेते थे, तो वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते थे। बट हर जगह ऐसा नहीं होता था, अलग अलग स्टाइल के लोग होते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रायास एंड नायक्स का। हमने रायास पढ़ लिए, रूलर है विजयनगर के। नायक्स जो मिलिट्री चीफ होते थे, उनके अंडर में क्या क्या होता था, फोर्ट होता था, आर्मी को लुक ओवर करते थे वो। ठीक है, पूरा प्रॉपर मेंटेन रखते थे। उनको अलग एरिया दिया जाता था, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस, तो इनमें अलग अलग लोगों को सेटअप किया जाता था। एंड थर्ड वन हमने पढ़े अमर नायक सिस्टम, हमें कहाँ से मिला है, कहाँ से डिराइव किया है, एकता सिस्टम से, दिल्ली सल्तनत से। अमर नायक्स में मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको टेरिटरी दी जाती थी रायास के द्वारा। वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे पीजेंट से, ट्रेडर्स से, पीजेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। देन जो रेवेन्यू होता था वो पर्सनल यूज के लिए एंड पूरी मेंटेन करने के लिए अपनी आर्मी, अपनी फोर्स को, उसमें भी जाता था। एंड अपने किंग को ट्रिब्यूट्स वगैरह देना होता था। तो ये हमने प्रॉपर्ली देख लिया। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। विद दिस हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स एनवायरमेंट्स। मतलब यहाँ पर हमें इसकी कैपिटल के बारे में पढ़ना है एंड सराउंडिंग जो अर्बन एरियाज होंगे, टाउन्स होंगे, उनके बारे में। लाइक मोस्ट कैपिटल, विजयनगर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल्स। एज वी ऑल नो, किसी भी एम्पायर में, किसी भी एक किंगडम में उसके जो फीचर्स होते हैं वो किस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम, किस पॉइंट्स को हम देखते हैं उस किंगडम की। एक तो बिल्डिंग स्टाइल्स होती है, वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। और तो हमारा पहला सब टॉपिक है वाटर रिसोर्स। सी वाटर रिसोर्स, जैसे ही हम अगर विजयनगर के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आएगा कि इतना सिंपल होगा विजयनगर के लिए पानी लेना, क्योंकि वो सराउंडेड है, यानी कि उसकी लोकेशन ऐसी ही है
कि वहाँ पर रिवर्स काफी सारी हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि विजयनगर सेटअप ही है या लोकेटेड ही है ऑन द बैंक ऑफ या ऑन बेसिस ऑफ रिवर तुंगभद्रा, ठीक है, यू रिमेम्बर। सो नेचुरल बेसिन है वहां पर जो कि रिवर तुंगभद्रा बनाती है, एंड वो कहाँ से फ्लो करती है, वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है, जहां पर हमारा पूरा विजयनगर एम्पायर को इजीली वहां से वाटर की अवेलेबिलिटी है, मतलब वाटर शॉर्टेज नहीं होगी। वो बात अलग है कि अगर सीजनल या ड्रॉट वगैरह हो तो वो बात अलग है, लेकिन हमारी जो एक कहना चाहिए विजयनगर पूरा हमारा एम्पायर है वो काफी ज्यादा इजीली वाटर की सप्लाई वहां पे कर सकते हैं किंग्स, ठीक है। सेकंड थिंग इज वो एक सराउंडेड है बहुत अच्छी तरीके से, लैंडस्केप है जो कि किस चीज से कैरेक्टराइज है, बाय स्टनिंग ग्रेनाइट हिल। ग्रेनाइट हमने पढ़ा है, आपने साइंस में भी नाम सुना होगा ग्रेनाइट हिल्स, तो उससे वो लैंडस्केप जो है वो सराउंडेड है, पानी है, ठीक है, रिवर है, देन वहां पर ग्रेनाइट हिल्स हैं, उससे भी काफी ज्यादा खूबसूरत है ना। नंबर ऑफ स्ट्रीम जो है वो वहां पर फ्लो करती हैं रिवर्स में, ठीक है ना, तो अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, वो रिवर में जाके सबमर्ज हो जाती हैं, आप जानते ही हैं, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स। तो वो जो रिवर्स में जाती हैं और इन्हीं सारी रॉकी आउटक्रॉप्स से वो निकलती हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा सेंसिटिव है और अट्रैक्ट करने वाली जगह है, आप समझ सकते हो कितना अच्छा लगता होगा। ऑलराइट, एंड हमारा जो विजयनगर एम्पायर है वो तो है ही पेनिनसुलर एरिया में। हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। एम्बार्कमेंट व बिल्ड along these streams to create reservoir. Yes, अब ना इतना पानी है तो थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, हम उसको स्टोर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। हमें फ्यूचर के कंडीशंस के बारे में भी सोचना है, ऐसा तो है नहीं कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर या एनीथिंग। बेसिकली हमें अपनी नीड्स को, अपनी चीजों को एकदम प्रॉपरली फ्यूचर के लिए थोड़ा सा यू कैन से सस्टेन करना होगा, ठीक है। तो यही है, विजयनगर के रूलर भी यही करते थे, उन्होंने बिल्ड्स ऐसे कर लिए थे बाग में, जैसे कि रिजर्वॉयर बना लिए थे, डैम्स बना लिए थे इन स्ट्रीम्स में, ताकि वो अलग अलग जो पानी आता है उसको स्टोर कर सके। जैसे कि हमारे इस पॉइंट में भी लिखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन, ठीक है। ये एरिड जोन भी है, ऐसा नहीं है कि अगर आप रिवर्स हैं तो इस एरिया में हमें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एरिड जोन है, पेनिनसुलर है, ठीक है। सो इसके लिए हमें अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है, एंड फॉर व्हाट अरेंजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, ताकि हम अपना रेन वाटर स्टोर कर सकें, ठीक है। क्योंकि लोगों को रहने के लिए, जीने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, एक तो वो है पानी, दूसरा एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत जरूरी है। सो हर जगह पे वाटर की इंपॉर्टेंस है, आप सब जानते हैं। तो इस तरीके से जो रूलर्स थे विजयनगर के, वो प्रॉपरली प्लान कर लेते थे सारे एरियाज को, पूरे उनको प्लान करते थे किस तरीके से कौन सी जगह कहाँ पर है, एंड आगे हम पढ़ेंगे उसकी फोर्टिफिकेशन की हुई थी उतना बढ़िया तरीके से विजयनगर की पूरी सिटी की, तो उससे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। तो हमने देख लिया कि वाटर रिजर्व कैसे होता था, कैसे रिजर्वॉयर्स बनते थे, डैम्स बनते थे, एंड यू नो व्हाट, इन्हीं एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट टैंक का भी नाम हमें दिया गया है आपकी बुक में, जिससे सिटीज को हेल्प होती थी, विजयनगर सिटी को वाटर सप्लाई में। तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टैंक का नाम है जैसे कि कमलापुरम टैंक, ठीक है। तो ये एक टैंक का नाम है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और देखते हैं। वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरिगेटेड फील्ड nearby but was also conducted through a channel to the royal center. So जैसे कि मैंने बताया, ये इस टैंक की इम्पोर्टेंस ये थी, ये इसलिए बनाया गया था कमलापुरम टैंक। एक तो इससे इरिगेशन फैसिलिटी हमें मिलती थी, ठीक है, इरिगेशन प्रैक्टिस में इजी होता था, फील्ड्स तक पानी जाता था, लेकिन उसके अलावा ये रॉयल सेंटर्स तक भी पानी इसका जाता था, पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से इतना बड़ा टैंक बना था ना। एक और वाटर वर्क यहाँ देखा गया है, दैट इज हिरिया कैनल ना। इस कैनल में क्या है, ये कैनल है हिरिया कैनल, वो एक तो तुंगभद्रा जो रिवर है उसके अक्रॉस जो डैम है उससे लिया जाता है वहाँ का पानी, वो इरिगेशन में हेल्प करता है, एंड वो सेपरेट करता है अर्बन कोर को, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, जो अर्बन सेंटर है वहाँ पे विजयनगर में, उसको ये सेपरेट करता है किससे, सेक्रेट सेंटर से। एंड ये कैनल किसने बनवाया था, ये बनवाया गया था किंग्स ने ऑफ संगम डायनेस्टी। हमने अपनी डायनेस्टीज में पढ़ी थी, फर्स्ट डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर की, तो इनके किंग ने ये बनाया है कैनल, ठीक है ना, हिरिया कैनल। सो यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने की जरूरत है, वाटर रिसोर्सेज अगर टॉपिक है। फर्स्ट वन इज कमलापुरम टैंक एंड सेकेंड वन इज हिरिया कैनल, ठीक है। तो इस तरीके से पानी की सप्लाई यहाँ पर होती थी, पूरा प्रॉपर फॉर्मेशन था रिजर्वॉयर टैंक्स का, ताकि प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। नाउ फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, विजयनगर की फोर्टिफिकेशन हमें देखनी है। अब्दुल रज्जाक
ये एक ट्रैवलर है, हम जानते हैं, जो कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड में वहां पर विजिट कर रहे थे विजयनगर सिटी में, ठीक है। तो ये एम्बेसडर हैं जिनको सेंड किया था पर्शियन रूलर के एम्बेसडर हैं अब्दुल रज़ाक। तो उनको भेजा गया था कैलकाटा, दैट इज कैलिकट एट दैट टाइम, अराउंड इन 15th सेंचुरी। तो ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे फोर्टिफिकेशन से जो विजयनगर एरिया में उस सिटीज में बनाया गया था। एंड इसमें क्या क्या मेंशन था, 7 लाइन ऑफ फोर्ट। यू नो व्हाट, आप इस तरीके से समझ सकते हो, यू नो कि जिस तरीके से मैंने जस्ट रफ बताया है, कुछ इस तरीके से फोर्टिफाइड एरिया होता था काफी दूर तक, ठीक है। एंड उसी के अंदर सब कुछ होता था, मतलब अगर कोई भी अटैक कर देगा दूसरा रूलर। मिडिवल हिस्ट्री में हमने ये देखा है जहाँ पर भी एम्पायर सेटअप होते थे, किंगडम्स होते थे, उनमें वो ज्यादातर फोर्टिफाइड होते थे, बिकॉज स्पेशली सेंटर तो होता ही था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता था उसको तो जरूर वो फोर्टिफाइड कर देते, बिकॉज क्योंकि दूसरे किंग के अटैक की काफी ज्यादा चांस होते थे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये एक फीचर है मिडिवल हिस्ट्री का, आप समझ सकते हैं। ज्यादातर आपको ये जरूर पढ़ने को मिलेगा किसी भी आप एम्पायर के बारे में पढ़ें। सो खैर अभी हम विजयनगर की बात करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एंट्रेंस गेट था, ठीक है। अब हम पूरे विजयनगर सिटी में अगर हम जाएं तो 7 लाइन्स में फोर्ट की वो डिवाइडेड था, जिसमें अलग अलग हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं कि एक जगह पर आपको कल्टीवेशन देखने को मिलेगा, नॉर्थ फॉरेस्ट एरिया भी कुछ कुछ वहीं पे मेंशन होगा, सिटीज जो प्रॉपर टाउन प्लानिंग होगी वहां पर भी वही देखने को मिलेगी, एंड एट द एंड आपको जो रॉयल सेंटर होगा वो भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, दीज एनसर्कल नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो इट्स एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने बताया पूरे एग्रीकल्चरल लैंड को भी ये कवर करता था एंड फॉरेस्ट को भी एनसर्कल करता था। तो इतना बड़ा, इतना वास्ट एरिया में ये फैला हुआ था, ठीक है ना। फोर्टिफिकेशन किया गया था। आउटर मोस्ट वॉल लिंक द हिल सराउंडिंग द सिटी, ठीक है। जो आउटर मोस्ट वॉल थी वो किससे लिंक करती थी, हिल से। एंड मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये फोर्टिफिकेशन किए जाते थे अपने सिटी के अराउंड या अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक तो थोड़े से ऊंचाई पे बनाए जाते थे, ठीक है, नॉट ऑन द प्लेन लैंड्स, थोड़े से हिली एरिया होता था ताकि जो है वो आर्मी को चढ़ाई करने में थोड़ा मुश्किल हो। एंड इतने में अब जो रूलर होगा, किंगडम होगा जिस पे अटैक हो रहा है, वो भी अलर्ट हो जाए। एंड ऐसा तो है नहीं कि वो बैठ के दिखेगा, ऑफ कोर्स वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लानिंग की जाती थी। सो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, हिल से सराउंडेड था वो सिटी। ऐसे में सराउंडिंग कंस्ट्रक्शन वाज स्लाइटली टेपर्ड एंड यहाँ पर सिमेंट्री बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती थी। जो एक कंस्ट्रक्शन है इसकी, जितने भी विजयनगर की जो फोर्ट, जो वॉल्स बनी है उसके कंस्ट्रक्शन में सिमेंट्री का यूज बिल्कुल भी नहीं है। स्टोन ब्लॉक्स हैं काफी सारे जिनके जो वेज शेप्ड में थे, एंड उनके जो इनर पोर्शन थे वॉल के वो पैक्ड विद रूबल, ठीक है। तो वो उनसे किस तरीके से किया जाता था, रूबल से उनको पैक्ड किया जाता था इनर पोजीशन को, और जो आउटर थे, जो वॉल थी, वो स्टोन ब्लॉक्स थे, ठीक है, नॉट सिमेट्री। एंड अब्दुल रज़ाक इन्होंने एक और चीज नोट किया, जैसे कि बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 1, 2 एंड 3 जो वॉल्स थी, देयर वाज कल्टिवेटेड फील्ड्स थी, गार्डन्स थे एंड हाउसेस थे। जैसे कि मैंने बताया इस तरीके से अगर होगा, सो यहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड हो गई, यहाँ पे गार्डन्स हो गए एंड यहाँ पे हाउसेस हो गए। तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से प्लान था। एंड प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजिस्ट ने भी यही फाइंड किया है कि एविडेंस है वहां पर एग्रीकल्चरल ट्रैक के बिटवीन सेक्रेट सेंटर एंड अर्बन कोर। मान लो इस तरीके से ये अर्बन कोर है या यहाँ पर सेक्रेट सेंटर है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल ट्रैक मिले हैं, काफी ज्यादा ट्रेसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के, आज के आर्कियोलॉजिस्ट को भी। यानी जो ट्रैक है उसको कैसे सर्विस किया जाता था, बाय एन इलेबोरेट कैनल सिस्टम, ठीक है। अगेन तुंगभद्रा रिवर से पानी आता था एंड उसमें वो कैनल के जरिए पूरा प्रोसेस होता था, जिसको कनेक्ट किया जाता था इन सारे ट्रैक्ट से, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड से। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई, कितना ज्यादा टाइम पीरियड का ही काम है, ठीक है। एंड देन रूलर ऑफ विजयनगर एडॉप्टेड मोर एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेट स्ट्रेटजी फॉर प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चर बेल्ट इटसेल्फ। तो अगेन जैसे मैंने बताया आपको, एक किंग है, कोई भी किंग, जैसे यहाँ पे विजयनगर की बात है इन रूलर्स की, तो इन्होंने काफी ज्यादा मोर एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया था ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर बेल्ट को प्रोटेक्ट कर सके, एंड नॉट एग्रीकल्चर, पूरे अपने फोर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जनता को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरी प्लानिंग होती थी। नाउ सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंट अराउंड द इनर कोर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स। नाउ जब हम अंदर जाते हैं फोर्टिफाइड एरिया के पूरे, जब हम अपने वॉल से अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे, तो उस तरीके से हमें ये बीच बीच में ये जगहें मिलती जाती हैं, एंड एक जगह अर्बन कॉम्प्लेक्स की भी आती है जो कि इनर कोर है। नाउ थर्ड लाइन सराउंडेड द रॉयल सेंटर। थर्ड लाइन पे रॉयल सेंटर मिलता है जहाँ पर यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा वर्कआउट होता है, जहाँ पर
खुद जो मेजर बिल्डिंग्स हैं वो अगेन वो हाई बिल्डिंग से सराउंडेड है। एक तो पूरा एरिया है फोर्टिफाइड, ठीक है, लेकिन जहाँ रॉयल सेंटर्स है वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होंगी उनको भी फोर्टिफाई किया गया है। जस्ट सी द प्रोटेक्शन, इतना ज्यादा अलर्टनेस है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द फोर्ट वाज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट। तो इस तरीके से ये जो फोर्टिफाइड एरिया है पूरा, उसका भी एंट्रेंस गेट है जिसको प्रॉपर्ली वेल गार्डेड बनाया गया था, विच लिंक द सिटी टू द मेजर रोड, ठीक है। एक मेजर रोड होती थी जो कि सिटी तक, मेन सेंटर तक जाती थी। The arc of gateway leading into the fortified settlement as well as the dome over the gateway are regarded as typical feature of architecture introduced by Turkish Sultan. So यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है ये पूरा you can say डिजाइन, जो गेटवे के आर्क थे या डोम है, ठीक है, इस तरीके से जो you can say सेमी सर्कल टाइप जो होता है ना ये, या हाफ सर्कल इसे जो हम इससे कह सकते हैं, ये डोम तरीके से, या ऐसे ही आर्क होता था ऐसे करके इस तरीके से कुछ। तो इनको क्या देखा गया है यहाँ पे जो डिजाइन है ये काफी ज्यादा मिलते हैं टर्किश सुल्तान के जो डिजाइन थे, यू कैन से मुस्लिम जो रूलर थे उनमें जो डिजाइन बनते थे उनकी बिल्डिंग्स में, उनके गेटवेज में, फोर्ट में, तो वो उससे काफी ज्यादा सिमिलर थे। तो ये कहा गया है कि जैसे कि टर्किश सुल्तान ने ही ये आर्किटेक्चुरल जो फीचर है उसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड आर्ट हिस्टोरियन ने भी यही रेफर किया है कि ये जो डिजाइन है वो इंडो इस्लामिक है, ठीक है ना, एज इट ग्रू कंटिन्यूअली थ्रू इंटरेक्शन विद लोकल बिल्डिंग्स प्रैक्टिस इन डिफरेंट रीजन। जैसे कि हम जानते हैं एट दैट टाइम दिल्ली सल्तनत थी, तो वहाँ की जो लोकल बिल्डिंग्स होती थी उनकी किसी भी मिनिस्टर की, तो उनसे काफी मैच करती थी ये स्टाइल, तो इसलिए इंडो इस्लामिक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने रोड्स की स्टडीज अगर की है विद इन अ सिटी एंड आउटसाइड द सिटी, तो वो किस तरीके से कनेक्ट करती थी वो हम देखते हैं। दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय ट्रेसिंग पाथ। देखा जाता था कि किस तरीके से एंड किस एरिया से ज्यादा लोग यानी कि पाथ कनेक्ट करने के लिए ट्रेस करते थे कि कौन सी सिटीज से कहाँ तक की रोड जा रही है, या जैसे कि ट्रेडर्स से काफी हेल्प होती थी, जिस रूट से वो आते थे उसी रूट से पूरी रोड्स की प्लानिंग होती थी। एंड जो रोड्स होती थी वो जनरली वैलीज के थ्रू ही बनाई जाती थी, यानी कि जिस रूट पे हमारी रिवर हमारी बहती है उसी के साथ साथ, आप पहले कभी देखते होंगे कि उसी के साथ साथ लोग रिवर्स के पीछे उसको फॉलो करते हुए जाते थे, एंड वो एक टाइम पे एक सिटी से जाके भी मिल जाते थे। तो रिवर्स जो जाती हैं वहीं पर सिटीज बनाई जाती हैं, हम तो जानते हैं। तो इसकी मदद से ही रोड्स को भी बनाया गया एंड रॉकी जो टेरेन्स है उनको अवॉइड किया गया, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है चलना या ट्रेड करना, तो काफी मुश्किल है, इसलिए जो रॉकी एरियाज है उनको अवॉइड किया जाता था। एंड जो वैलीज हैं, जो उनके जो प्लेन्स एरियाज हैं, रिवर बेसिन्स के हेल्प से ही रोड्स को बनाया जाता था। लेकिन कहीं कहीं रॉकी एरिया भी देखे गए हैं, वो अलग कंडीशन होती होगी कुछ, बट मोस्टली ऑन द रिवर वेसल। एंड काफी सारी इंपॉर्टेंट जो रोड्स देखने को मिली हैं वो एक्सटेंडेड फ्रॉम टेम्पल गेटवे एंड वो लिंक्ड बाय बाजार। सो बाजार को लिंक करती हुई वो टेम्पल के गेटवेज तक एक्सटेंड करती थी, उनको कनेक्ट करती थी, तो जिससे काफी ज्यादा एक रोड का भी पता चलता था। एंड इम्पोर्टेंट सेंटर्स भी हैं दोनों, बाजार इज इम्पोर्टेंट एंड अगेन टेम्पल इज इम्पोर्टेंट। एंड मूविंग अलोंग द रोड्स के ही साथ साथ अगर हम चलते हैं तो हम अर्बन कोर्स तक भी पहुंचते हैं, ठीक है। देयर इज अ रिलेटिवली लिटिल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स। तो जो अर्बन कोर्स है, टाउन प्लान्स हैं, उनके बारे में अगर आर्कियोलॉजिस्ट की हम पढ़ें तो काफी कम एविडेंस देखे गए हैं ऑर्डिनरी पीपल्स के हाउसेस के। वहाँ पे ज्यादातर बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर या तो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं एंड अच्छे खासे हाई स्टेटस के लोग रहते थे। ऑर्डिनरी पीपल्स के काफी कम एविडेंस है। सो अब हम अपना यहीं स्टॉप कर, सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। देन आई विल प्रोवाइड यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज लाइक इट। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।